हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विद्यार्जन साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम मोहन कुमार, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूं। आज मैं नीट बायोलॉजी के लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। यहां इस यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल सारे लेक्चर्स बायोलॉजी से रिलेटेड बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और हो सके जितना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके लिए यहाँ से जितना भी अच्छा कंटेंट है मैं यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा। अगर आप मान लीजिए इस चैनल को फॉलो करते हो और आप बायोलॉजी का प्रिपरेशन इस चैनल से करते हो तो गारंटेड आपको बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 आपको आने का ये YouTube चैनल गारंटी देता है। इसलिए आपको कंटिन्यूस हमारे चैनल से बने रहना पड़ेगा। आज हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का बिल्कुल इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है एक्चुअली उनके बारे में जानेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि डायरेक्ट जेनेटिक्स और मोलिकुलर बायोलॉजी जो 12th के चैप्टर्स उनसे रिलेटेड है। ये भी 12th का एक चैप्टर है। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा और यहाँ पर मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल आपको यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना भी बेस्ट कंटेंट आपको दे सकता हूँ वो आपको मैं यहाँ पर अवेलेबल करवाऊँगा, ठीक है ना। अब आज बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के दो चैप्टर्स है 12th बायोलॉजी में। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो इसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, मिस्ट्री टू हिस्ट्री स्टडी किया जाएगा। मतलब आपको ये बताया जाएगा कि इस बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर्स है उसकी हम हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, कैसे बायोटेक्नोलॉजी क्रिएट हुआ, किसने बनाया, हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सब चीज़ें बताई जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और जो इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का जो चैप्टर है आपके सामने है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो चैप्टर का नाम है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता है बायो प्लस टेक्नोलॉजी। मतलब बायो प्लस टेक्नोलॉजी मतलब बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी मतलब जो आप टेक्नोलॉजी समझते हो, जो आपकी आज की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब कुछ ऐसे टूल्स आपने बनाए हुए हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में है क्या, करती क्या है बायोटेक्नोलॉजी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, एक तरीके से बायोलॉजी की ब्रांच है। और आपको पता है आज के ज़माने में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में आप किसी भी नए प्रोडक्ट को, जो मार्केट में नया फूड आता है, प्रोसेस फूड आते हैं, उसके अलावा इम्प्रूव्ड क्वालिटी के जो नए नए आपको वेराइटीज़, प्लांट वेराइटीज़ देखने को मिलती है, उसके अलावा जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं और उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया होता तो शायद आप जो प्रोडक्ट आज यूज़ कर रहे हैं उसमें शायद प्रोटीन का कंटेंट कम होता, कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी कम होती, राइट। तो ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इससे पहले मैं बात बता देता हूं आपको कि बायोटेक्नोलॉजी जो होता है एक्चुअली में होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज करके उससे ऐसे इंपॉर्टेंट आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है। समझ में आया। मतलब आप बायोटेक्नोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके आप ऐसी प्रोडक्ट्स का ऐसा प्रोडक्ट्स का यूज बना रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को बना रहे हो जो किसी भी ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। ह्यूमन वेलफेयर हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि आपने पहले देखा होगा लाइक आज हम कर्ड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, उसके अलावा लाइक बटर मेकिंग, उसके अलावा लाइक वाइन मेकिंग, ठीक है ना। वाइन्स जो बनाई जाती है, शराब वगैरह जो बनाई जाती है, सब बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से बनाई जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा आजकल लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी का जो बहुत बड़ा एग्जांपल है। टेस्ट ट्यूब बेबी किसकी वजह से पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। उसमें क्या किया जाता है, आप एग सेल्स और स्पर्म सेल्स को किसी ह्यूमन बींग्स की बॉडी के बाहर लेके आ रहे हो और आराम से उसको बाहर उसको फर्टिलाइज करवा रहे हो। और जैसे ही मान लीजिए वो जो
जो एम्ब्रियो होता है 4 to 6 या 7 to 8 सेल्स का हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वुमेन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो आराम से उसको पाल सकती है। तो ये क्या होता है, ये दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर दी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी के सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही है, बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअल होता क्या है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा, कभी न कभी सुना होगा कि अगर मान लीजिए हमको कोई जीन ट्रांसफ़र करना है, जीन ट्रांसफ़र बोले तो पहले के ज़माने में क्या होता था, लाइक मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि पहले के ज़माने में इंसुलिन जो प्रोडक्शन होता था वो पिग्स होते थे, कुछ जानवर ऐसे होते जिनके पैनक्रियाज से क्या निकाला जाता था, इंसुलिन निकाला जाता था, ठीक है ना। और उस इंसुलिन को डायबिटीज के पेशेंट्स को दिया जाता, जब तक बायोटेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। लेकिन जैसे ही बायोटेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है कि जैसे ह्यूमन पैनक्रियाज है, तो वहाँ से इंसुलिन का जीन लेके उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसका इंडस्ट्रियल लेवल पे अच्छे से प्रोडक्शन कराया जाता है। और आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले कौन है, बैक्टीरिया है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका यूज़ करके इंसुलिन को बनाया गया और आराम से उसको आज सर्व कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल साथ में बने रहिए, ठीक है ना। और आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया, उसके अलावा इसके प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, भाई इसके अंदर ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। लाइक आपको पता चलेगा कि हम डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का काम करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब नया डीएनए उसके अंदर जोड़ दिया, उसके बाद में आपका डिजायर्ड जीन है उसको आप बढ़ाते हुए चले जाओगे। तो वो कैसे करते हैं, उनकी स्टेप्स क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल बने रहिए। तो ये आ गया हमारा चैप्टर। चलो बात करते हैं बेटा, हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो वर्डिंग दी थी, the word biotechnology was given by कार्ल इरेकी। किसके द्वारा दिया गया था, कार्ल इरेकी द्वारा, ठीक है ना। और 1919 में दिया गया था बेटा, कब दिया गया था, 1919 में दिया गया है, ठीक है ना। तो कार्ल इरेकी के द्वारा जो बायोटेक्नोलॉजी वर्ड था वो 1919 में, और कार्ल इरेकी को ही बोला जाता है बेटा फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए लुईस पास्चर को भी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि उनका भी जो इस फील्ड में लाइक बायोलॉजिकल फील्ड में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत अच्छे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं वो, तो उनको भी कभी कभी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी की जो मतलब होता है वो क्या होता है, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है वो भी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी आपको मैं 1 by 1 बताऊँगा। उसके अलावा चलो चलते बात इंट्रोडक्शन पे करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में ये है बेटा कि इसकी जो अगर मान लीजिए हिस्ट्री अगर आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट कैसे हुआ, तो यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए आप, ever since the days René Descartes, फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, ठीक है ना। ये रेने डेस्कार्ट्स जो थे बेटा वो कौन थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना। तो इनका क्या मानना था, और ये मैथमेटिशियन भी थे और ये बायोलॉजी भी थे, ठीक है ना। 17th सेंचुरी के थे। ऑल ह्यूमंस नॉलेज especially natural sciences were directed to develop technology which add to the comforts, welfare और human lives, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, इन्होंने ये बताया था या इनका ये मानना था रेने डेस्कार्ट्स का कि ऑल ह्यूमन नॉलेज, जितनी भी ह्यूमन नॉलेज है वो स्पेशली नेचुरल साइंसेज वर डायरेक्टेड टू डेवलप द टेक्नोलॉजी विच ऐड टू द कंफर्ट्स एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। अब ये बताओ, जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी बनाने जा रहे हैं या जो भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट्स को हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ हमारे लिए हम लेके आ रहे हैं, वो एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम हमारे कंफर्ट्स के लिए ला रहे हैं, हमारे बेनिफिट्स के लेके ला रहे हैं कि हमें चीज़ें जल्दी से अवेलेबल हो जाए। आज आपको पता है कितनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 130-140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, पूरे
मतलब इंडिया में ही आप मान लीजिए 130-40 करोड़ लोग हैं, तो अरबों खरबों में लोग पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मान लीजिए सबको खाना चाहिए होता है, सबको रहना चाहिए होता है, ठीक है ना। तो खाने की अगर रिक्वायरमेंट को मान लीजिए, क्योंकि पब्लिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो लैंड पार्ट है, जो मान लीजिए जो खेती करने के लिए जो फार्मिंग लैंड है, वो तो लिमिटेड है ना बेटा, वो तो बढ़ नहीं रहा है। तो उसके लिए हमको बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक एकड़ ऑफ लैंड है, आपके परिवार वाले हो गए 10 या 12 जने, ठीक है ना, लेकिन उस लैंड में हमेशा 100 क्विंटल या 40 क्विंटल ही आपका पैदा हो पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप फैमिली बढ़ता चला गया या फिर और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, तो बेटा लैंड पार्ट उतना ही होता है। उसी टाइप में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से हमारी हेल्प करती है कि कम टाइम में उसी फील्ड से, उस लिमिटेड फील्ड से ही ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं, उस प्लांट्स को या फिर उस वेराइटीज़ को या फिर उस टाइप ऑफ फूड को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं, और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल लेवल पर, या मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको ब्रेड बनानी है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। तो इनकी क्या होती है, इनमें कुछ इनकी जो स्पीड होती है किसी प्रोडक्शन की, वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है, ठीक है ना। इनका जो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान रखने की है। तो हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ह्यूमन कंफर्ट्स को लेके आ रहे हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो हम ह्यूमन कंफर्ट्स के लिए लेके आ रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका भी यही मानना था। और नेक्स्ट देखिए बेटा, रेने डेस्कार्ट्स इन्होंने ये बात कही थी, और इनका मानना था कि द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना बिकेम द एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मीन्स ह्यूमंस के लिए हम जितनी भी नॉलेज और जितनी भी बेसिक नॉलेज हम यूज कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन मैनकाइंड के लिए होता है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, आपने देखा होगा एक्चुअल में, लाइक मैंने अभी टेस्ट ट्यूब बेबी का एग्जांपल दिया, उसके अलावा मैंने फूड प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो सोर्सेस ऑफ फूड है और जो लैंड पार्ट है जो यहाँ पे फार्मिंग की जाती है वो लिमिटेड है। लेकिन उसी लैंड पार्ट से अगर हम अच्छा प्रोडक्शन चाहते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी जो होती है, देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेव राइज टू इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री विच आर ऑल वर्क फॉर द ह्यूमन कंफर्ट एंड वेलफेयर। जैसे मान लीजिए रेने डेस्कार्ट्स ने अभी बताया था कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो किसके लिए काम आ रही है, ह्यूमन कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपने देखा हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, हम अच्छे अच्छे लाइक न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं जिससे हमको खबर हो सके, उसके अलावा हम मूवीज़ देख रहे हैं, ये सब क्या ह्यूमन कंफर्ट्स है, ठीक है ना। तो फिजिक्स ने, लाइक फिजिक्स के वजह नासा कंपनियां हैं, नासा जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसके अलावा हमारी जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो क्या करती है, वेदर फोरकास्टिंग करती है, वेदर के बारे में नॉलेज देती है। तो ये क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये हम बढ़ा रहे हैं हमारा कंफर्ट बढ़े। तो बायोलॉजी इसमें किस तरीके से हेल्प करेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो क्या करी, वो सारी इंडस्ट्रीज बना के, लाइक केमिस्ट्री जो होते हैं अलग अलग केमिकल्स बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइक हम आसानी से किसी चीज़ को आसानी से हम पा सकते हैं, राइट, हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन बायोलॉजी क्या कर रहा है, बायोलॉजी भी इसी तरीके से कुछ अपने आप में क्रिएट करता है, बायोटेक्नोलॉजी जो ह्यूमन कंफर्ट्स को बढ़ावा देता है, ठीक है। उसके बाद देखियो द मेजर यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजी वर्ल्ड एज ए सोर्स ऑफ फूड, ठीक है ना। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हुआ बेटा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गेव राइज टू द इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड द इंडस्ट्रीज विच आर ऑल वर्क फॉर द ह्यूमन। जैसे मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री ने क्या किया होगा, जैसे मान लीजिए हमारा क्लॉथ मेकिंग हो गया, राइट, और हमारे लिए मान लीजिए डिफरेंट केमिकल्स लाइक सोडा वाटर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो गई, राइट, केमिकल चीज़ होती, इन्होंने इंडस्ट्री क्रिएट की और क्या करना चाहा कि ह्यूमन कंफर्ट बढ़ाए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री ने अपना योगदान दे दिया, लेकिन बायोलॉजी ने क्या दिया, बायोलॉजी ने दिया कि फूड प्रोडक्शन में, मैंने जैसे आपको एग्जांपल बताया कि फूड प्रोडक्शन में जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से हेल्प करे, तो वहाँ पर बायोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। तो इसमें देखो
द मेजर यूटिलिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज एज ए सोर्स ऑफ फूड, मतलब जो सोर्स ऑफ फूड है जो आप खा रहे हो वो जो इम्पोर्टेंट, अगर आपको जीना है तो उसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और इस इंपॉर्टेंट रोल में आपको पता है सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, वो करता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। तो इस चीज़ को हम पढ़ने के लिए आज आपका जितने भी डाउट हैं वो आज क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी द 20th सेंचुरी ऑफ शूट of modern biology changed our daily life as its products brought qualitative improvement in health and food production। देखिए जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हुआ, इफेक्टिव क्यों बना ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे मान लीजिए जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे तो हमने क्या देखा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट थे जो प्रोडक्ट उनसे ज़्यादा हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, हम बायोलॉजिकली हम उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, जिससे लोगों की जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ रही है। लेकिन कहीं न कहीं जो है मतलब हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ क्या कर रहे हैं, हम उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही दिया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी ऑफ सूट मॉडर्न बायोलॉजी चेंज्ड आवर डेली लाइफ एज इज प्रोडक्ट्स ब्रॉट आउट क्वालिटेटिव, मतलब क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड सम एप्लीकेशंस आर हाईलाइटेड एंड डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। इसमें हम जितनी भी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब रोल प्ले किया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जिसमें जीन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया है। तो उस साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बोयर, उन साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बोयर, ठीक है। तो हर्बर्ट बोयर के बारे में स्टडी करते हैं। हर्बर्ट बोयर एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में। और हमने आपको जानकारी बताई थी जो कार्ल लिरेकी थे वो कौन थे, कार्ल लिरेकी थे फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थे, ठीक है ना। तो सब कुछ क्लियर चल रहा है, बिल्कुल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी जस्ट ये जो लेक्चर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बेस्ड होगा, मतलब इसमें आपका कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन चलेगा और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। और एक्चुअली आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि बायोटेक्नोलॉजी मेन जो प्रोसेस और प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब डीएनए को क्या किया जाता है, डीएनए को मॉडिफाइड किया जाता है। अब डीएनए क्या होता है, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है उसको नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है, ठीक है ना। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको कहाँ लेके जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। उस नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो उसको जेनेटिक लेवल पे चेंज किया जाएगा, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगा वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए जो सबसे अच्छा मतलब जो कंट्रीब्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में वो किसका था, हर्बर्ट बोयर का था। चलो इनके बारे में स्टडी करते हैं। हर्बर्ट बोयर बोर्न इन 1936, इनका बोर्न कब हुआ था बेटा, 1936। ग्रू अप इन ए कॉर्नर ऑफ वेस्टर्न पेनिसिल्वेनिया, ठीक है ना। ही कंप्लीटेड ग्रेजुएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग के इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद में 1963 में के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन जो की थी वो येले में की थी, ठीक है। इन 1966 हर्बर्ट बोयर टुक एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में इन्होंने 1966 में क्या, 1966 में इन्होंने एज ए प्रोफेसर काम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद में देखते हैं इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। देखो बेटा इन 1969 इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, मतलब आरडीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बताना चाहता रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काटने छाटने के लिए। आपको पता है डीएनए बहुत ही
माइन्यूट मटेरियल होता है। आपको पता है सेल के अंदर सेल जो होती है माइक्रोमीटर में उनका डायमीटर होता है, माइक्रोमीटर में क्या होता है उनका डायमीटर्स होता है। और माइक्रोमीटर बोले तो बेटा आंख से कभी भी नहीं देख सकते आप डीएनए को, ठीक है ना। तो आपको पता है कि आपको डीएनए को अच्छे से नहीं देख सकते हो आप, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ एंजाइम्स होने चाहिए जो डीएनए को स्पेशल जगह से काट सकते हो, जिससे आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल सके। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, जैसे मैंने आपको इंसुलिन प्रोडक्शन का एग्जाम्पल दिया था, तो इंसुलिन प्रोडक्शन में क्या हुआ था कि एक्चुअली वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से जो पहले जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते थे उनको किस तरीके से इंसुलिन दी जाती थी। जो डिफरेंट एनिमल्स जैसे पिग्स हुआ, ठीक है ना, इनके पैनक्रियास में उनको मारकर उनको काटकर उनसे क्या निकाल इंसुलिन निकाली जाती है, जिससे क्या होता है उसको डायरेक्ट लाइक एज ए सिरप या फिर एज ए पिल्स के द्वारा लिया जाता था, जिससे क्या होता है कि वो किसी अदर एनिमल की इंसुलिन होने के कारण एलर्जी पैदा करती थी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजी ने उसका जीन कलेक्ट किया किसका, इंसुलिन का, और उसने प्लाज्मिड जो होता है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर उसको जाके उसको उसके साथ जोड़कर उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर मतलब बड़े लेवल पर उसको मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या हो जो इंसुलिन का जीन है ना वो मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसको अलग काट के उसको पैक कर लिया जाता है और फिर बाद में पेशेंट्स को दे दिया जाता है। तो यहीं पर आपको देखो बेटा, अगर मान लीजिए उस जीन को काटना है, आपने इंसुलिन जीन को काटा है, तो उस इंसुलिन जीन को काटने के लिए कोई कैंची तो यूज नहीं होगी, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर जितने छोटे लेवल पर अगर काम करना है तो आपके पास कुछ एंजाइम होने चाहिए। तो वो जो एंजाइम होते हैं उनको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं उनको, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले तो शॉर्ट में बोलते हैं उनको आरई। क्या बोला जाता है उनको? आरई बोला जाता है। आरई का क्या काम होता है, देखिए यहाँ पर कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इन्होंने क्या किया, इन 1969 में बोयर परफॉर्म द स्टडीज ऑन द कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ द इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसमें सबसे ज्यादा इन्होंने फंक्शंस को परफॉर्म किया, ठीक है ना। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कुछ फिक्स जगह से ही काटता है, समझ में आया ना। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को कुछ फिक्स प्लेसेस से काटता है। जैसे कि ये क्या होता है, इनका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना। जैसे कि GAATTC एंड इधर आएगा तो बेटा GAATT एंड C, समझ में आया? GAATTC, ठीक है ना, GAATTC। तो इस तरीके से देखो कि अगर मान लीजिए जो मैं एक एंजाइम की बात करता हूं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो निकाला गया था इकोआर फर्स्ट, ये जो एंजाइम होता है वो G और A के बीच में ही काटता है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच में ही कट लगाता है, जिससे क्या होता है अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं, स्टिकी सेगमेंट्स बन जाते हैं। स्टिकी सेगमेंट जो होते हैं दूसरे एंजाइम को, दूसरे जीन को जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आप ये चीज पढ़ोगे कि किस तरीके से हर्बर्ट बोयर थे, उन्होंने किस तरीके से अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बैक्टीरिया से अलग किया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, बोयर ने क्या किया, हर्बर्ट बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहाँ पे स्टडी किया? इकोलाई बैक्टीरिया में स्टडी किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है बेटा, स्पेशल जो इसकी साइट्स होती हैं, जहाँ पे स्पेशल साइट्स होती हैं वहीं पर जाकर ये कट लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, बोयर ऑब्जर्व्ड दैट दीज एंजाइम्स हैव द कैपेबिलिटी। देखो मैं बात कर रहा हूं आपको, मैंने अभी बताया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग द डीएनए स्ट्रैंड्स इन ए पर्टिकुलर फैशन, यह इसकी इंपॉर्टेंट खासियत होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या होती है कि ये किसी भी डीएनए को एक पर्टिकुलर जगह पर ही काटते हैं, मतलब हर जगह से नहीं काटेंगे। आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, आपका जो डिजायर्ड जीन है, आप जिस जीन को निकालना चाहते हो वो जीन जो होता है बेटा, उसको अगर आप मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जाएगा तो जहां जहां पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो जीन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा ना, वहीं से उनको काटने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खासियत होती है, ठीक है ना। तो यही बोयर ने परफॉर्म किया था कि डीएनए स्ट्रैंड्स पर जो पर्टिकुलर फैशन में काटता है, विच लेफ्ट व्हाट हैज बिकम नोन एज स्टिकी एंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जैसे मैंने अभी लास्ट में एग्जांपल दिया इकोआर1, अगर इसको काटोगे तो ये GAATTC, ये एक मान लीजिए एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। उस पर आपने डाल दिया कहाँ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया, ठीक है ना।
अब ये क्या करेगा, जी और ए के बीच में कट लगा देगा, तो आपको दो सेगमेंट्स मिल जाएंगे, एक तो ये वाला सेगमेंट और दूसरा ये वाला सेगमेंट, ठीक है ना, दो सेगमेंट में। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, चिपचिपे एंड्स बोलते हैं, जो किसी दूसरे डीएनए के साथ आराम से जोड़ दिए जाएंगे। समझ में आया क्या, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया था जो इक्वारमन जो होता है, जो स्टिकी एंड्स कैसे बनते हैं। देखो स्पेशली किस किस के बीच में काट रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो आप, जी है ग्वानिन और एडेनिन है, इधर जी है और ग्वानिन एडेनिन, तो दोनों के बीच में कट लगा रहा है ना। तो इस तरीके से देखो अलग अलग, ये अलग सेगमेंट बन गया, ये अलग सेगमेंट बन गया, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, जब इसको दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा तो आसानी से बॉन्डिंग कर लेगा, क्योंकि डीएनए क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। डीएनए हमेशा एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इनको मोलिकुलर सीजर्स बोला जाता है। हम किसी चीज़ को काटने के लिए क्या यूज करते हैं, कैंची यूज करते हैं ना, तो सीजर्स को यूज करते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है, ये मोलिकुलर लेवल पे काम करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। तो इनको बोला जाता है बेटा मोलिकुलर सीजर्स, मोलिक्यूल्स को काटने वाली कैंचियाँ, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोलते हैं बेटा मोलिकुलर सीजर्स। देखो द क्लिप्ड एंड्स मेड इजी पेस्टिंग टुगेदर, जो स्टिकी एंड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, किसी दूसरे डीएनए से वो जुड़ने के लिए हेल्पफुल होते हैं, आराम से उनसे चिपक जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा प्लाज्मिड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्लाज्मिड के बारे में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप किसी भी जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी भी जीन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कहाँ पर, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, तो प्लाज्मिड क्या होता है आपको पता है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आप देख सकते हो प्लाज्मिड, सबसे पहले प्लाज्मिड के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है एक बैक्टीरियल डीएनए जो होता है, एक बैक्टीरिया सेल्स जो होती है, एक बैक्टीरिया सेल्स मान लीजिए इस तरीके से, तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, उसका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। उसके अलावा उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर और होती है राउंड वाली, जिसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड की क्या खासियत होती है, आप पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, 11वीं क्लास के जो चैप्टर सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनके प्लाज्मिड उनके अंदर जो होता है वो एक्चुअली में एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। ये मतलब उस डीएनए के अलावा इसके पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है। जब आप इसको बैक्टीरिया से निकाल लोगे तो बैक्टीरिया कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब इसी चीज का यूज करके जो कोहेन थे, हर्बर्ट बोयर एंड कोहेन जो थे, इन्होंने क्या किया, स्मॉल रिंगलेट्स, कोहेन जो साइंटिस्ट थे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कोहेन स्टडी द स्मॉल रिंगलेट्स, रिंगलेट मतलब राउंड शेप में होते हैं, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, दिखा ये क्या है बेटा, और ये बैक्टीरियल डीएनए जो आपको मैंने बताया डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, समझ में आया। उसके अलावा उसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है प्लाज्मिड, ठीक है ना। रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड द प्लाज्मिड, जो राउंड शेप में होते हैं ना उनको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक इसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है, अगर हम मान लीजिए किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, हम जिस जीन को चाहते हैं उसको इसके साथ अगर जोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर देगा। क्या करेगा, आसानी से उसको मल्टीप्लाई कर देगा और आराम से हम उसको इस बैक्टीरिया सेल में अगर ट्रांसफर कर देते हैं तो वो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो हमने इसके अंदर डाला है, मान लीजिए आप यहाँ पर उसको कोई जीन को ऐड करते हो, ठीक है ना, तो ये अगर मान लीजिए नेक्स्ट बैक्टीरिया सेल में जाएगा तो बेटा उसको भी क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये 1 से 2 बन गए तो बेटा उसको भी क्या करेगा, ये डिवाइड कर देगा,
ठीक है। उसको भी ये डिवाइड कर सकता है आराम से, ये इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है, मान लिया आपने इंसुलिन का जीन डाला हो यहाँ पे और यहाँ पे भी डाला हो, तो यहाँ पर एक तो ये डबल हो गया ना। इस तरीके से इसका बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे इसकी कॉपीज बनती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इसकी कॉपीज बढ़ती चली जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर प्लाज्मिड की डेफिनेशन दी गई है। प्लाज्मिड विच फ्लोट अबाउट द फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन बैक्टीरियल सेल्स एंड द रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब देखो इसमें क्या है ना, ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करते हैं, मतलब किसी भी बैक्टीरियल सेल के अंदर अगर मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उस डीएनए के ऊपर डिपेंड नहीं करता इसका रेप्लिकेशन, ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। तो ये इसकी क्वालिटी है। तो इस क्वालिटी का यूज़ साइंटिस्टों ने किया और क्या किया कि इससे जो नया जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ने का काम किया। उसको जोड़ने के बाद क्या है, उसको आराम से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि अपना रेप्लिकेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, इंडिपेंडेंटली करता है, ठीक है। कोहेन जो साइंटिस्ट थे डेवलप्ड ए मेथड ऑफ रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल्स एंड री इंसर्टिंग इन अदर सेल्स। अब जो कोहेन साइंटिस्ट थे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से साइंटिस्ट थे, ये ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने बैक्टीरिया सेल के अंदर से प्लाज्मिड को निकालने के लिए मेथड डेवलप किया था। क्या किया था, मेथड डेवलप किया था, ठीक है। और जिस मेथड को डेवलप किया था वो किसने किया था बेटा, कोहेन ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, कोहेन ने किया था। अब आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ, इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको निकालने के लिए मेथड डेवलप किया। अगर मैं मान लीजिए इस प्लाज्मिड को निकाल लेता हूँ और किसी दूसरी बैक्टीरिया सेल्स में डाल देता हूँ, तो ये जो इसके अंदर आ गया, तो ये बैक्टीरिया सेल्स जिसके अंदर हमने ट्रांसफर किया है किसको, प्लाज्मिड को, तो आपको बता दे दो बेटा इसको तो बोलते हैं होस्ट, ये होस्ट सेल हो जाएगी जिसमें। और अगर मान लीजिए आपने क्या किया, प्लाज्मिड था, इसमें छोटा सा फ्रेगमेंट डाल के आपने क्या करा, आपने छोटा सा फ्रेगमेंट डाल के कुछ अलग जीन डाल दिया, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, नया कॉम्बिनेशन आपने बना दिया। तो इसको ही बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं बेटा, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेशन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब आपने कुछ नया जीन यहाँ पे जोड़ दिया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब कुछ नए जीन को जोड़ने के बाद जो डीएनए हमको मिलता है उसको बोलते हैं आरडीएनए। क्या बोलते हैं उसको, आरडीएनए, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने आपको जो समझाया था, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, मैंने वही चीज आपको बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी है ऑलरेडी, तो आप बिल्कुल इस स्लाइड को ध्यान से देखिए किस तरीके से रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनता है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनता है, किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, combining this process that DNA of splicing, DNA splicing enabled Boyer and the Cohen recombinase segment of the DNA in desired configuration and the insert to the DNA in the bacteria cells। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट किया गया, तो क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखो आपने क्या किया, ये मान लीजिए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मतलब यूकैरियोटिक डीएनए मान लो यार, आपने देखा है यूकैरियोटिक डीएनए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक प्लाज्मिड है जो बैक्टीरिया सेल का है, जो कि सर्कुलर है, जो आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डीएनए इसका, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट जीन आपको लगता है कि ह्यूमन डीएनए में या फिर यूकैरियोटिक डीएनए में प्रेजेंट है और आप चाहते हो उस जीन को बढ़ाना, मतलब उस जीन का ज़्यादा करना, तो आप क्या करोगे, सेम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो हमने डिस्कस किया कि लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं उसके द्वारा इसको क्या करो, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो, ठीक है ना। दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो। जैसे कि इधर ये जो होगा,
अगर दोनों के लिए हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे, तो आपको पता है इधर भी वो सेम टाइप का सेगमेंट बनाएगा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में पढ़ा GATTC, ठीक है। समझ में आया? तो आपको पता है कि ये किस तरीके से इनको अलग किया गया था। तो ये जो चीजें हैं वो क्या है, अगर दोनों ही डीएनए को, मान लीजिए ह्यूमन डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए प्लाज्मिड है, दोनों पर अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अप्लाई करेंगे तो आपको सेम टाइप के फ्रेगमेंट्स बनाएगा, इधर भी सेम टाइप के फ्रेगमेंट्स को रिमूव करेगा। तो ये जो सेगमेंट्स है जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है बेटा, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे दिया गया है जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जिस जीन को हम बढ़ाना चाहते हैं वो सेम साइज का बनेगा। अगर मान लीजिए हम सेम किस पे अप्लाई करते हैं, सेम एंडोन्यूक्लियस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड पे, तो ये आराम से इसके पास फिट हो जाएगा। अगर जैसे ही फिट होगी जो नया बनेगा, और इसको क्यों क्या बोलेंगे बेटा, RDNA बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? RDNA। समझ में आया? जो कि मैं लास्ट स्लाइड में समझा चुका हूं, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट देखिए, which could then act as a manufacturing plants for protein specific proteins, ठीक है। बैक्टीरिया सेल्स को मान ली किसी स्पेशल प्रोटीन को हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो आराम से यहाँ पर बैक्टीरिया सेल मतलब होस्ट सेल में आराम से वो बढ़ सकती है। देखो बेटा, द ब्रेक थ्रू वाज द बेसिस अपॉन द विच डिसिप्लिन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड। अब पता है बेसिकली क्या होता है, जो RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी ही बायोटेक्नोलॉजी का एक बेस बनाती है, और यहीं से बायोटेक्नोलॉजी को एक इम्पोर्टेंस मिलती है, एक ताकत मिलती है, जिसकी वजह से आप ये चीज़ समझ पाओगे कि किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है और किसकी हेल्प से करती है। तो बेटा मेन चीज़ जो होती है यहाँ पर वो RDNA टेक्नोलॉजी ही होती है, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी ही होती है। समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी ही बनती है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा हो एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी हो रहा क्या है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या हो रहा है, हम एक्चुअली फूड प्रोडक्शन, फूड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए वाइन मेकिंग, बियर मेकिंग, सब चीज़ें बना रहे हैं। मतलब जो काम इंसान बहुत धीमी गति से करता है उसको फास्टेस्ट रेट पे किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ से, ठीक है ना। आपने देखा होगा प्रोटीन प्रोडक्शन जो होता है, लाइक ह्यूमन प्रोटीन प्रोडक्शन जो होता है, उसके अलावा कर्ड प्रोडक्शन जो होता है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो काम होता है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। वाइन प्रोडक्शन हो गया, फूड प्रोडक्शन हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है, सब चीज़ों का काम कौन कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कशन है वो देख लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, और एंजाइम्स, या फिर आप देखो क्या हो सकता है कि आप एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करो, या फिर उनसे निकलने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि एंजाइम्स हो सकते हैं, और उनके सेल्स के पार्ट्स हो सकते हैं, या फिर ऑर्गन पार्ट हो सकता है, या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो सकता है, उनका यूज़ करके अगर मान लीजिए आप किसी टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो वह होती है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ भी वही डेफिनेशन दी गई है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू द ह्यूमन। मैंने यही बताया था स्टार्टिंग में कि हम ऐसी कोई सी भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल है, ह्यूमन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, देखो मेकिंग कर्ड मैंने आप बता दिया, ब्रेड मेकिंग हो गया, वाइन मेकिंग हो गया, विच आर ऑल माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। आप कर्ड बनाओ, ब्रेड बनाओ, वाइन बनाओ, सब किससे बनाए रहे हो आप, माइक्रोब से बनाओ। माइक्रोब्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो और टेक्नोलॉजी मिला रहे हो उसमें, तो वही तो बायोटेक्नोलॉजी है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वही है जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हो, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो जो ह्यूमन वेलफेयर या ह्यूमंस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो वही क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। तो आप डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पर देखो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फूड के दे रखे हैं,
वाइन मेकिंग हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ बर्गर जो बनाते सब, ठीक है, कंसिडर्ड एज दी फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया? अब देखो बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पर यूज हो चुकी है एक्चुअली। देखो यहाँ पर आपको पूरी एक लिस्ट दी गई है जिसमें आप समझ जाओगे कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली करती क्या है। अगर मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मान लीजिए किस पे यूज कर रहे हैं, बताइए। अब आपको पता है अगर किसी को हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, नया प्रोडक्ट बनाया, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, और उनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है बेटा? उनको बोला जाता है GMO। क्या बोला जाता है? GMO। GMO का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको जेनेटिकली चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाने के लिए, या उनमें कुछ जीन चेंज किया जाता है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन बढ़े, और जिसकी वजह से वो आसानी से हमको कम टाइम में अच्छा प्रोडक्शन दे। तो आपको पता है अब तक बायोटेक्नोलॉजी जो होती है कुछ स्पेशल प्रोडक्ट हैं जिनको बना चुकी है, जैसे गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस हो गया, उसके अलावा गोल्डन राइस हो गया, गोल्डन राइस का तो वीट वेराइटीज़ हो गई, राइस वेराइटीज़ हो गई, सब में बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है ना। तो देखिए, हाउएवर द टर्म इज यूज्ड ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे टू रेफर सच एज दोज प्रोसेसेस विच यूज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड यूजफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड लार्ज स्केल। मतलब किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम ह्यूमन बींग्स में लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं, राइट। ये सब बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आप देखो बायोटेक्नोलॉजी कौन, तो इसको बोलते हैं BT कौन, मतलब इसमें कुछ जीन ट्रांसफर किए गए। हम नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिस्कस करेंगे किस तरीके से BT कौन मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कौन बनाया गया, ठीक है ना। उसके अलावा सोए, पनीर वगैरह, उसके अलावा कॉटन सीड को भी आप देख सकते हो, उसके अलावा पपाया, राइस हो गया, उसके अलावा पीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, अगर उसको मान लीजिए बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोड्यूस करना है तो आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, और उसमें कौन आएंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा रेपसीड्स हो गया, ओके, एंड पोटैटोज हो गया, टोमेटोज हो गया, एंड पीज हो गया, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता दो, जो टोमेटो जो होता है, पहले जो टोमेटो होते थे उनके क्या होती थी, जो आउटर वाल थी वो गल जाती थी जल्दी, लेकिन इनका जेनेटिकली चेंज किया, अब आराम से ये सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा? टेस्ट ट्यूब बेबी मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए होता है, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है एक्चुअली? मैंने आपको बता दें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी किसकी बदौलत हो रहा है? ये भी हो रहा है किसकी बदौलत? फर्दर मेनी अदर प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी आर आल्सो इन टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है ना, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हो रहा है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब किसी जीन को आप बढ़ाना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पे आप मान लीजिए उसको पाना चाहते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। देखो लाइक कहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है? एक टेस्ट ट्यूब में भी हो गया। उसके अलावा मान लीजिए आपको वो जीन है जिसको आप बहुत ज़्यादा गुना बढ़ाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करने पड़ेगा। तो आपको इसको इंपॉर्टेंट जैसे एगालोज, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, PCR, पॉलीमर चेंज रिएक्शन, सब पढ़ेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखिए बेटा, लाइक ये टेम्पलेट DNA, आपके पास कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको आप बढ़ाना चाहते हो तो इसका फर्स्ट साइकिल करोगे तो डबल हो जाएगा, 2 बार 4 कॉपीज होगा, 4 का 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब इन साइकिल्स को बढ़ाना। तो ये क्या होता है? PCR, पॉलीमर चेन रिएक्शन, मैंने जस्ट बताया क्या होता है बेटा? पॉलीमर चेन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है आपके पास जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कम मात्रा में अवेलेबल है, मतलब आपको कोई जीन मिला है जिसकी वजह से आपने देखा कि ये बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है और आप चाहते हो इसकी मात्रा ज़्यादा हो, राइट, क्योंकि तो उसके लिए आपको PCR यूज, PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या होती है बेटा? उसमें जो आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट होता है ना उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है, ठीक है ना, उसको कॉपीज बनाई जाती है उसकी, ठीक है ना। तो ये DNA रेप्लिकेशन के अंतर्गत आता है। अगर आप 35th पे बात करोगे तो आपको
68 बिलियन कॉपीज मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको बायोटेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब देखो पहला काम तो क्या था, टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलपमेंट हो गया। दूसरा काम क्या था बेटा, आप मान लीजिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहते। तीसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे डेवलपमेंट डीएनए वैक्सीन। आपने कोविड में देखा कि कोरोना वैक्सीन लॉकडाउन लग गया और उसका वैक्सीन बनाने के लिए भी बेटा किसका यूज़ किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया था। किसका यूज़ किया था, बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज़ किया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद करेक्टिव डिफेक्टिव जीन, मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो जेनेटिकली मान लीजिए आ चुका है, जैसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, लाइक टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम हो गया। और उसकी जीन को आप मॉडिफाइड करना चाहते हो जीन को, तो उसको किसकी वजह से कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए अब एक होता है बेटा यूरोपियन फेडरेशन। अब ये आपको एनसीईआरटी की लाइन मिल जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन में मिल जाएगा कि ईएफबी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो एक यूरोपियन फेडरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी का क्या डेफिनेशन दिया गया वो आप बिल्कुल यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो कि यूरोपियन फेडरेशन, तो ईएफबी इसको बोला जाता है, हैज गिवन ए डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट कॉम्बाइंस बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड द मॉडर्न मोलिकुलर एम्फेसिस। मतलब जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ईएफबी, वो क्या है बेटा, एक डेफिनेशन देता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो, मतलब इसके द्वारा इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या दी गई है, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेज लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, समझ में आया ना, जो नेचुरल साइंसेज है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंजीनियरिंग in order to achieve the applications of organism cells parts thereof, मतलब उसके parts cell parts and molecular analogous products and services। मतलब इसमें क्या किया गया है कि इसमें इंटीग्रेशन किया गया है जो नेचुरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग सबका, उसके अलावा सेल्स के प्रोडक्ट्स, सेल्स के पार्ट्स और सबका एक ऐसा इंटीग्रेशन है कि उससे आप नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हो, नए नए सर्विसेज बना सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि बायोटेक्नोलॉजी जो इंक्लूड करता है बेटा सभी साइंस से मिलकर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी भी आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी। और आप इसमें जितनी भी सर्विसेज हैं और जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हो, चाहे चीज़ मेकिंग हो गया, पनीर मेकिंग हो गया, बटर ब्रेड मेकिंग हो गया, कर्ड मेकिंग हो गया, उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, लाइक नई नई फसलें हो गई, नई नई वेराइटीज़ हो गई, उसके अलावा अगर मान लीजिए आप चाहते हो किसी डिजीज डायग्नोसिस हो गया, हीट रेजिस्टेंस हो गया, लाइक नई नई वेराइटीज़ बनाना चाहते हो, सब में किसका यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो ये एक डेफिनेशन है जो किसके द्वारा दी गई थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इज साइंस विच यूटिलाइज प्रॉपर्टीज एंड द यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू और एक्सप्लॉइट्स सेल्स एंड द सेल्स कॉन्स्टिट्यूट एट द इंडस्ट्रियल लेवल फॉर जनरेटिंग द यूजफुल प्रोडक्ट्स एसेंशियल लाइफ फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। देखो यही है भाई बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। बिल्कुल मैं बार बार आपको चीज़ें एक ही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि बार बार ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। बायोटेक्नोलॉजी में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर के, ह्यूमन के लिए हमारी फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो सके और न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ सके, जिससे हम बहुत अच्छी लाइफ जी सके, हमारी उम्र अच्छी हो, लाइक हमको डिजीज़ ना हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, साइड इफेक्ट्स ना हो। तो वो सब चीज़ें कौन है, ये सब बायोटेक्नोलॉजी का होता है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें वो किस तरह से रिसर्च की जाती है, माइक्रो लेवल पर उनकी जांच की जाती है, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल होता है। अब कुछ एमसीक्यूज़ है बेटा जो हम डिस्कस करेंगे, जो जिसके बारे में हम जानेंगे एक्चुअली में होता क्या है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो किस तरीके से अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया उसके बारे में जानेंगे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, हु स्टडी द स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के बारे में किसने स्टडी किया था, हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है बेटा। तो यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस है, आपके लिए ऑप्शंस है, तो आप ये बताइए किसने स्टडी किया था। तो आपको पता है बेटा कोहेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसको स्टडी किया था, प्लाज्मिड्स को स्टडी किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
ठीक है ना। इन 1969 बोयर परफॉर्म द स्टडीज ऑन विच एंजाइम, कौन से टाइप के एंजाइम्स पे उन्होंने स्टडी की थी, न्यूक्लियस, लाइगेजेस और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सीधी सीधी बात है बेटा, उन्होंने किस पे स्टडी की थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज। फ्री फ्लोटिंग मतलब जो फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंटली होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मैं सब चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड एज, क्या कहलाते बता, फेजमिड बोलते हो, कोस्मिड बोलते हो, क्या बोलते हो, तो आपको पता है इसका नाम है प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड। नेक्स्ट, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमने जो कुछ प्रिंसिपल्स बच चुके हैं, या फिर कुछ क्या क्या एक्चुअली होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी डाला, नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने समझाई है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि सबसे स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर देखा कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एक्चुअली रेने डेस्कॉर्स ने बताया था कि जितने भी लाइक बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है अल्टीमेटली किसके बारे में हो रहा है बेटा, अल्टीमेटली हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो रहा है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, ठीक है ना। उसके बाद में आपको बताया बेटा जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उन्होंने क्या क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, ये भी एक साइंसेस है। फिजिक्स केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री लेवल पे काम किया, लाइक अलग अलग इंडस्ट्रीज में, लाइक क्लॉथिंग, उसके अलावा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और लाइक रोड मेकिंग एंड द लाइक रोड मेकिंग, बिल्डिंग मेकिंग, उसके अलावा लाइक इक्विपमेंट्स मेकिंग, और जिस एवरीथिंग फिजिक्स केमिस्ट्री ने अपना लाइक योगदान दिया है, ठीक है ना। बायोलॉजी क्या योगदान देती है, बायोलॉजी बनाती है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा यूजफुल प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको पता है जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, वो फूड रिसोर्सेज, आपको मतलब फूड के बारे में बता सकती है, जस्ट आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में हमने डिस्कस किया बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली सबसे पहले प्लाज्मिड्स के बारे में, या फिर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में किसने बताया था, हर्बर्ट बॉयड ने बताया था, ठीक है ना। हर्बर्ट बॉयड ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में स्टडी की थी, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो पर्टिकुलर साइट्स को, मतलब जो पर्टिकुलर जगह होती है वहीं पर क्या होता है, किसको, एंजाइम्स को या फिर डीएनए को कट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टिकी एंड्स बन जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो ये किया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो पर्टिकुलर साइट से काटता है, ठीक है ना, जिससे स्टिकी एंड्स बन जाते हैं। स्टिकी एंड्स जो होते हैं बेटा वो किसी भी नए डीएनए से बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते थे कोहेन। कोहेन ने क्या किया, एक्चुअली कोहेन ने कुछ ऐसा मेथड डेवलप किया जिससे प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था, प्लाज्मिड क्या होता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो बैक्टीरिया सेल्स में पाया जाता है, जिसका यूज़ करके एक्चुअली जिसका यूज़ करके क्या होता है, उसका यूज़ करके आप किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके साथ जोड़ सकते हैं। जैसे ही हम उसको जोड़ेंगे वह बन जाएगा बेटा आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट डीएनए कुछ इस तरीके से बना, मतलब आपको क्या, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए या फिर ह्यूमन डीएनए, किसी का भी डीएनए हो सकता है। अगर आपको जो जीन पर्टिकुलर जीन आपको बढ़ानी है तो उस जीन को और जो प्लाज्मिड है उसको, दोनों को आपको सेम टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ेगा, जिससे क्या है बेटा, सेम टाइप के फ्रेगमेंट्स बनेंगे, वो आसानी से जुड़ जाएंगे। जैसे ये फ्रेगमेंट और कटिंग किया हुआ जो प्लाज्मिड है वो जुड़ेगा तो उससे क्या बनेगा, रेस्ट्रिक्शन प्लाज्मिड बनेगा, मतलब रिकॉम्बिनेंट आर डीएनए बनेगा, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद में हमने देखा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये चाह रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन में जो लाइक न्यूट्रेंट क्वालिटी है, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बेटा फूड प्रोडक्शन में, लाइक न्यूट्रेंट्स क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, न्यूट्रेंट्स की अल्टीमेट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो बायोटेक्नोलॉजी अब तक जो प्रोडक्ट्स बनाए जा चुके हैं, जो अब इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लाइक एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको पता है बेटा जितने भी लाइक टॉप 10 जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनको जेनेटिकली रूप से मॉडिफाइड कर दिया किया जा चुका है, वो क्या है, वो सारे ये प्रोडक्ट्स हैं, लाइक कॉर्न है, सोई है, कॉटन पपाया है, राइस है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना। आप नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है ना, इनको आप लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है।
ओके, लाइक एप्लीकेशन पार्ट देखे मान ली बायोटेक्नोलॉजी किस कहाँ पर यूज़ हो रही है या कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करती है, तो टेस्ट ट्यूब में भी आपको पता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो नई जीन को अगर मान लिया आप सिंथेसाइज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए पीसीआर एम्पलीफिकेशन, पीसीआर के बारे में हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये पीसीआर का यूज़ करेंगे पॉलीमर चेन रिएक्शन से, मतलब कोई भी आपके पास जीन है उसको आप 2 गुना 3 गुना या फिर 1000 गुना बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज़ है मान लीजिए किसका, डीएनए वैक्सीन बनाने में, जैसे मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो डीएनए वैक्सीन हैं वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना, वैक्सीन कैसे बनाई जाती है, राइट। हाँ, नेक्स्ट जो था लाइक करेक्टिव डिफेक्टिव जीन, मालिक को जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो आपको ठीक करना है, तो उसके द्वारा बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, सबके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है उनके बारे में हम जानेंगे। उसके अलावा लाइक कैसे ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी वर्क करती है उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में हमने ईएफवी के द्वारा दी गई डेफिनेशन को स्टडी किया, जिसमें इन्होंने बताया कि किसी भी लाइक नेचुरल साइंस को, उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अलावा टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को यूज़ करके हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स को उपयोग में ला रहा है, जिसमें क्या क्या आप सेल्स को यूज़ कर सकते हैं, सेल्स के पार्ट को यूज़ कर सकते हो, सबको यूज़ करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए सर्विसेज बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में आपको पता है बेटा ये हमारा फाइनली जो था वो क्या था, लाइक अल्टीमेट क्या था, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बनाना होता है, और हमने कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस किए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे लाइक बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स तो हो गया है, ठीक है। यहाँ आज का जो चैप्टर था वो एक्चुअली इंट्रोडक्शन बेस्ड था, ठीक है ना। किस पे बेस्ड था बेटा, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड था, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो था वो हो गया। उसके अलावा हम जो नेक्स्ट मैं आपको एक आउटलाइन बता देता हूँ कि किस तरीके से हम सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल लाइक आज हो गया बेटा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हो गया। क्या हो गया, आज हमने पढ़ा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़ा, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। फिर इसके अंदर हम लाइक हम पढ़ेंगे जैसे कि लाइक आरडीएनए कैसे बनाते हैं, राइट, आरडीएनए कैसे बनाते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे होस्ट सेल क्या होती है, होस्ट सेल क्या होती है। उसके अलावा वेक्टर क्या होता है, एक्चुअली वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मैं जानकारी होता है। प्लाज्मिड जो होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, ऐसा व्हीकल जो जीन को लेके जाता है, ठीक है ना। होस्ट सेल क्या होती है, उसके बाद अलावा हम पढ़ेंगे कि आरडीएनए की स्टेप्स क्या होती हैं, ठीक है ना, लाइक स्टेप्स ऑफ आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो उसकी स्टेप्स क्या होती है, एक्चुअली स्टेप्स ऑफ आरडीएनए कैसे बनाते हैं, ठीक है, राइट, आरडीएनए कैसे बनाते हैं। उसके अलावा लाइक पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या होती है, समझ में आया। एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना, तो जिसको बोलते हैं AGE बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं वो हमने जान तो लिया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लाइक उनका नेम नोमेनक्लेचर कैसे दिया जाता है, बैक्टीरिया से निकाले कैसे जाते हैं, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन कौन सा है, लाइक हिंड सेकेंड, ठीक है ना, हिंड सेकेंड, हिंड थर्ड, ठीक है। और उसके अलावा बेटा क्या है, इक्वार 1, इक्वार फर्स्ट, ठीक है ना। ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लाइक हम ये भी जान सकते हैं कि किस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से हेल्पफुल हो रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, डीएनए वैक्सीन्स कैसे बना रहे हैं। और उसके अलावा लाइक डीएनए को अगर कट किया जाता है तो उनकी जो स्टेप्स होती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो स्टेप्स होती है वो कौन कौन सी होती है। डीएनए कट होता है तो उसको जोड़ा किसके द्वारा जाता है, तो डीएनए लाइगेज आपने सुना होगा, लाइगेज एंजाइम यहाँ पे यूज़ किया जाता है, राइट, लाइगेज। तो एंजाइम्स को, उसके अलावा लाइक अगर मान लीजिए हम किसी को जेनेटिकल मॉडिफाइड बना रहे हैं, ठीक है, मॉडिफाइड होंगे, तो यहाँ पर एक वर्ड है बेटा, ये सारी जेनेटिकल मॉडिफाइड में जेनेटिकली आप यूज़ कर रहे हो, जेनेटिकली आप किसी को चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप वहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक लेवल पे जो इंजीनियरिंग होती है, मान लीजिए जीन को जोड़ना और वो सब चीज़ें, तो उनको बोलते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी मान लीजिए जीन, डीएनए या फिर किसी को भी अगर आप चेंज करते हो,
जेनेटिक लेवल पर, तो वहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज में आती है, ठीक है ना। तो इन सब का यूज़ करके हम किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को और अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा आपको पता है बेटा प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन होगा हमारा वो कौन सा होगा, एप्लीकेशन पार्ट होगा, ठीक है ना। तो आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें हम नॉर्मल आज डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा लाइक RDNA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट नीट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा लाइक जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा चुके हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, हिंड सेकंड जो होता है पर्टिकुलर कहाँ से DNA को कट करता है, कितने सेगमेंट्स बनाता है, और एगर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, अगर मान लीजिए किसी DNA को आपने कट कर लिया तो उसको आप सेपरेट कैसे करोगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉलीमर चेन रिएक्शन जो होती है, राइट, PCR, ये क्या होती है, किस तरीके से आपने मान लीजिए आपके पास DNA कम है तो उसको किसे 1000 गुना आप कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हम 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, कंटिन्यू लेक्चर लेते रहिए, और आपको डेफिनेटली यहाँ पर पूरी नीट से रिलेटेड कंप्लीट लेक्चर आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियोस।